नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र रद्द किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, फिर तो जनतंत्र खत्म है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने का आदेश वापस ले लिया है। पंजाब के राज्यपाल की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ऐसा करने के लिए विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण पंजाब सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का आदेश वापस लिया गया है। पंजाब के राज्यपाल के इस आदेश पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए गए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो लोकतंत्र खत्म है। दोस्तों, 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी। जब लगा कि ऑपरेशन लोटस फेल हो रहा है और संख्या पूरी नहीं हुई, तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस है। दोस्तों, पंजाब कैबिनेट ने विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भगवत मान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सीएम मान ने इससे पहले सोमवार को घोषणा की थी कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा। अमित शाह और निर्मला सीतारमण भी हैं सदस्य। कोरोना महामारी के दौरान बना था। जी हां दोस्तों, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा बुधवार को हुई। इनमें रतन टाटा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केटी थॉमस, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई, जिसमें अमित शाह और निर्मला सीतारमण के साथ नए सदस्य भी शामिल हुए। दोस्तों, ट्रस्टियों के बाद पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया, जिसमें कई मशहूर शख्सियतों को शामिल किया गया है। इनमें भारत के पूर्व केग राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडर की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और इंडिकॉप्स और पीरामल फाउंडेशंस के पूर्व सीईओ आनंद शाह शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में मैं किसी का पक्ष नहीं लेने वाली। अशोक गहलोत से मुलाकात में बोली सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के अंदर गहमा-गहमी तेज हो गई है। बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि दोस्तों, सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने यह साफ कर दिया है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में किसी भी नेता विशेष का पक्ष नहीं लेंगी। दोस्तों, खास बात यह है कि अशोक गहलोत ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रात्रि भोज देने के बाद कल देर रात पार्टी विधायकों की एक मीटिंग की और उन्हें बताया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में गहलोत ने विधायकों से कहा कि पहले वह राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए मनाएंगे और अगर वो नहीं माने तो खुद नामांकन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत नहीं, 5 दिनों की रिमांड पर भेजे गए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के 5 दिन की रिमांड बढ़ाई है। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। एसीबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की रिमांड में से 2 दिन उनके इलाज में बीत गए, लिहाजा अमानतुल्लाह खान की रिमांड बढ़ाई जाए। एसीबी के वकील ने कहा कि मामले में कई लोगों से पूछताछ करनी है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लेन देन किए जाने का शक है। दुबई का भी लिंक है। एसीबी के वकील ने कहा कि जिशान हैदर नाम के शख्स के साथ करोड़ों का लेन देन हुआ। 17 करोड़, 4 करोड़ और 60 लाख ऐसे कई अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन। हार्ट अटैक के बाद 42 दिन से चल रहा था इलाज। दिल्ली में आज होगा 9:30 बजे अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए। सामने लोग बैठे रहे और काला पर्दा झूल गया। जी हां दोस्तों, राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते आखिरी खबर आ गई। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। उम्र 58 साल थी। दोस्तों, दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें अटैक आया था। इसके बाद से ही एम्स में वे भर्ती थे। इलाज में पता चला था कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज
तेज है। पिछले 42 दिनों में कई बार बेहतर होती सेहत की खबरें आती रही, लेकिन आखिरकार आखिरी खबर आई, राजू चला गया। ये कहते हुए कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए तो कहे कि भैंसे पर आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, आप नेक आदमी है। ये राजू की कही बात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीवी एंकरों की बढ़ती जिम्मेदारी, केंद्र चुप क्यों है? हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, मीडिया को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, हेट स्पीच को लेकर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर है। हमारा देश किधर जा रहा है? टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है। टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते, ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है? एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दोस्तों मामले में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इससे पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण टीवी सोशल मीडिया पर ही हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास टीवी के संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है। इंग्लैंड में एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। दुर्भाग्य से वह प्रणाली भारत में नहीं है। एंकरों को यह बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या तब होती है जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं। जब आप टीवी चालू करते हैं तो हमें यही मिलता है, हम इससे जुड़ जाते हैं। हर कोई इस गणतंत्र का है, यह राजनेता है जो लाभ उठा रहे हैं। लोकतंत्र के स्तंभ स्वतंत्र माने जाते हैं। टीवी चैनलों को इनका सबका शिकार नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा सावरकर का पोस्टर, कांग्रेसियों को पता चला तो गांधी जी की फोटो से ढक दिया। जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को केरल के कोच्चि पहुंची। यात्रा के स्वागत के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया था। कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने आनन फानन में इसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी। दोस्तों 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा गुरुवार को कोच्चि पहुंचेगी। यहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यात्रा के स्वागत के लिए यहां लंबे लंबे बैनर लगाए गए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो है। एक बैनर में गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो लगी थी। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी, उन्होंने तुरंत गांधी जी का एक पोस्टर मंगवाया और सावरकर की फोटो के ऊपर लगा दिया। सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 262 अंक बढ़कर 60,346 पर बंद। सोने चांदी की चमक बढ़ी, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। जी हां दोस्तों, तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 262 अंक की गिरावट के साथ 59,456 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93 अंक गिरकर 17,718 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयर्स में गिरावट रही। वहीं सिर्फ 7 शेयरों में तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर सोने चांदी में तेजी देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना 49,606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो चांदी 56,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। डॉलर के मुकाबले दोस्तों आज रुपया 26 पैसे कमजोर हो गया। आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो आज के शेयरों में टॉप गेनरों में ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी रहे। वहीं टॉप लूजर की बात करें तो श्री सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साइरस की मौत के बाद एक्शन में सरकार, रियर सीट बेल्ट अलार्म का ड्राफ्ट जारी। रोड मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन पर मांगी राय। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को अनिवार्य करने पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 5 अक्टूबर तक पब्लिक की राय मांगी गई है। पब्लिक कमेंट के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों नोटिफिकेशन के मुताबिक मिनिस्ट्री ने एन और एम व्हीकल के लिए यह ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। कैटेगरी एम का मतलब ऐसी 4 व्हीलर्स हैं जिनमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है। वहीं एन कैटेगरी में ऐसे मोटर व्हीकल आते हैं जिनमें कम से कम 4 पहिए होते हैं और इनका उपयोग माल ढोने के साथ साथ पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केबीसी 14 की पहली करोड़पति बनी 12वीं पास कविता चावला। 22 साल से कर रही थी तैयारी। पिछले साल मंच से लौटना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी।
जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 की न सिर्फ पहली महिला बल्कि पहली करोड़पति भी बन गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की कविता चावला कौन बनेगी करोड़पति 14 की पहली करोड़पति बन गई है और वह पहली करोड़पति महिला भी है। दोस्तों, वह 12वीं पास है और पिछले 22 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 लाख सैनिक भर्ती करेंगे पुतिन, कहा नाटो ने एटमी हमले की धमकी दी, देश की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की बात कही है। इसके तहत रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इसके पहले उन्होंने पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए पुतिन ने सेना के मोबिलाइजेशन को लेकर एक डिक्री पर साइन किया है। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने रूस की मिलिट्री पावर को बढ़ाने के साथ यूक्रेन के डोनबास पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर लगे बैन को 29 अक्टूबर तक बढ़ाया। 50% फ्लाइट्स का ही होगा संचालन। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर लगाए गए बैन को 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। एयरलाइंस अब 29 अक्टूबर 2022 तक 50% फ्लाइट्स के साथ ही संचालन करेगी। इसी के साथ डीजीसीए ने नोट किया कि सुरक्षा घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 27 जुलाई को डीजीसीए ने स्पाइसजेट के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी के चलते एक्शन लेते हुए 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, डीजीसीए ने कहा था कि इन 8 हफ्तों तक एयरलाइंस को अतिरिक्त निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिजाब मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने 3 तलाक का भी जिक्र किया। जाने सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन क्या कुछ कहा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक हिजाब मामले की सुप्रीम कोर्ट में बहस अंतिम दौर में आ गई है। बुधवार को सुनवाई के 90 दिन कर्नाटक सरकार और उन कॉलेज शिक्षकों ने जिरह की जिन्होंने कॉलेज में हिजाब से मना किया था। गुरुवार को याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब देने का मौका है। दोस्तों, इसके बाद आदेश सुरक्षित कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नावडंगी ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अनुशासन को मानना सबके लिए जरूरी है। एडवोकेट जनरल ने उदाहरण देते हुए कहा कि अपनी जमीन पर घर बनाना अधिकार है, लेकिन जिस इलाके में मकान बनाया जा रहा है उसके भवन नियमों का पालन करना होता है। उसी तरह स्कूल में भी अगर यूनिफॉर्म तय किया गया है तो उसका पालन होना चाहिए। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि हर बात को धर्म का अनिवार्य हिस्सा बताकर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि बकरी ईद पर गाय की कुर्बानी को भी कुछ लोगों ने इस्लाम का हिस्सा बताते हुए इस पर रोक को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह जरूरी हिस्सा नहीं है। एक साथ 3 तलाक के समर्थन में भी ऐसी ही दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी सही नहीं माना। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को दी गई अंतिम विदाई, पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाई गई महारानी। जी हाँ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को सोमवार को अंतिम विदाई देते हुए उनके ताबूत को विंडसर कैसल स्थित सेंट चार्च चैपल के शाही वोल्ट शव कक्ष में नीचे रख दिया गया। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफनाया गया। इस दौरान ब्रिटिश शाही परिवार में सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी लॉर्ड चैम्बरलेन ने राजदंड तोड़ने की रस्म पूरी की। शाही परिवार और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दिवंगत महारानी को अंतिम विदाई दी। दोस्तों, ब्रिटेन की घरेलू गुप्तचर सेवा MI5 के पूर्व प्रमुख एंड्रयू पार्कर ने सफेद राजदंड को तोड़ने की रस्म पूरी की और इसे महारानी के ताबूत पर रख दिया गया। यह रस्म राजशाही के प्रति उनकी सेवाओं की समाप्ति का प्रतीक है। दोस्तों, 70 साल तक राजगद्दी पर आसीन रही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को वॉलमोरल कैसल स्थित उनके आवास में निधन हो गया था। वह 96 वर्ष की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बरेली गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद गर्भपात, हाथ में भ्रूण लेकर SSP ऑफिस पहुंची सास।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिशारगंज थाना क्षेत्र के जमगवा गांव में एक गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों, दुष्कर्म पीड़िता की सास हाथ में भ्रूण लेकर न्याय की गुहार लगाने एसएसपी दफ्तर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। इस घटना को देखकर लोग सदमे में आ गए। दरिंदों ने 3 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिस वजह से उसका गर्भपात हो गया। घटना उस वक्त हुई जब महिला किसी काम से खेत गई थी। उसी दौरान वहां घात लगाए बैठे गांव के ही दबंगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी दुष्कर्म के बाद महिला को वहीं छोड़कर फरार हो गए। काफी देर तक जब पीड़ित महिला घर नहीं पहुंची तो परिजन खेत में देखने पहुंचे। वहां वो गंभीर हालत में मिली। तुरंत परिजन महिला को निजी अस्पताल ले गए, जहां बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन शिशु को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि दुष्कर्म के दौरान बच्चा महिला के गर्भ में ही मर गया। महिला के परिजन न्याय के लिए अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़िता की सास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्लास्टिक के जार में भ्रूण को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। महिला के हाथ में भ्रूण देखकर एसएसपी दफ्तर में मौजूद अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला का बयान लिया जा रहा है, जल्द ही जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम बहस। वकील बोले, सवर्णों को आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांचेंगे सही है या गलत। जी हां दोस्तों, शिक्षा और सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, ये इन दिनों देश में बहस का हॉट टॉपिक बना हुआ है। 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। इस दौरान संविधान, जाति, सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का भी जिक्र हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान है, ना कि आर्थिक आधार पर। लेकिन दोस्तों, 8 जनवरी 2019 को रात में लोकसभा में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने यानी कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण देने के लिए मतदान किया गया। पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 मत डाले गए। कई सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी जैसे दलों ने इसका विरोध किया था। 10 जनवरी 2019 को राज्यसभा में ईडब्ल्यूएस बिल के पक्ष में 165 सांसदों ने, जबकि विरोध में 7 सांसदों ने वोट किया। 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़कर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया गया। यहां तक दोस्तों सब कुछ सही था, लेकिन फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 5 छात्रों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर तमाम बहस चल रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग जगन रेड्डी की पार्टी स्थायी अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति साफ करे। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने वाईएसआर कांग्रेस के उस फैसले पर स्थिति साफ करने को कहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्थायी अध्यक्ष बनाए रखने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति चुनने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव कराना होता है। ऐसे में पार्टी संविधान में संशोधन करके सीएम को पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखना नियमों का उल्लंघन करने जैसा है। आयोग ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया ऐसे किसी भी प्रयास या यहां तक कि किसी भी संगठनवाद पद के स्थायी प्रकृति के होने के संकेत को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। इसे स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी माना जा सकता है। आयोग ने कहा कि कोई भी कार्यवाही जो चुनाव की आवश्यकता से इनकार करती है, आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन गिरफ्तार। ऋषि अग्रवाल पर 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। सीबीआई ने 1.5 साल की जांच के बाद दर्ज की एफआईआर। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने बुधवार 21 सितंबर को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ऋषि को 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया है। सीबीआई ने
इंडियन पिनल कोड आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए कंपनी के पूर्व चेयरमैन अग्रवाल को और अन्य पर मामला दर्ज किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्रेडिट फैसिलिटी मिली थी। शिपिंग कंपनी पर आईसीआईसीआई बैंक का 7,089 करोड़ रुपए, एसबीआई का 2,225 करोड़, आईडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़, एक्सिस बैंक का 1,327 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,228 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा कुछ अन्य बैंकों का भी बकाया है। इस मामले में सीबीआई ऑफिसर्स ने कहा है कि पैसों का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य चीजों के लिए भी किया गया था। जुलाई 2016 में लोन अमाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए और 2019 में फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।